फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम अपना प्रोनाउन टॉपिक पढ़ रहे थे और प्रोनाउन टॉपिक में हमने पिछले वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े थे शायद, ठीक है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब ये कि रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे कि एक तो होते हैं हु, भी एक्सपर्ट जो बोलते हैं ना, हु, विच, दैट, बाय, ये जो होते हैं, ठीक है, व्हाट, ये सब क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा हु वॉन द मैच इज माई फ्रेंड, यानी कि राम जिसने मैच जीता वो क्या है, मेरा दोस्त है। तो हु का मतलब, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनता है ये, तब तो हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है तो हु का मतलब होता है जो या जिसने, ठीक है। तो राम हु वॉन द मैच इज माई फ्रेंड, ठीक है। ठीक। अब आता है कि और क्या क्या होता है। देखो, ये तो हो गया कि ये कैसे लगते हैं, ठीक है। ये तो हम सीख लेंगे। अब चलो एक एक इसके नियम पढ़ लेते हैं। मान लो मैंने दो सब्जेक्ट लिखे, एक तो लिखे राम यानी कि इंसान, ठीक है, और मान लो एक लिखा जानवर, मैंने लिखा राम एंड हिज डॉग। तो जब एक इंसान और एक जानवर को लिखा जाता है तो उसका प्रोनाउन क्या बनता है, पता है, दैट आई सॉ यस्टरडे, यानी कि राम और उसका कुत्ता जिसे मैंने कल देखा था हैव बीन किडनैप्ड, ठीक है, यानी कि उन्हें किडनैप किया जा चुका है, ठीक है। ये बात भी आपको पता है। अब देखो, ये बात, एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये कि सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो सुपरलेटिव के पहले क्या लगता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, ठीक है, और सुपरलेटिव के बाद में दैट लगता है। दैट तब लगेगा जब इसके आगे कोई भी सेंटेंस होगा, ठीक है। तो एक तो ये हमने पढ़ा कि ये ऐसे ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। एक ये पढ़ा कि जब सब्जेक्ट के अंदर दो हो नाउन, एक तो व्यक्ति हो और एक कोई जानवर हो, तो उसका प्रोनाउन होता है दैट। दूसरा ये कि सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले तो लगता है द, और आगे कोई मतलब वाक्य दिया हुआ है तो वो प्रोनाउन दैट के रूप में जोड़ा जाता है, ठीक है। इसी तरह जो अगर मान लो वाक्य की शुरुआत ही हो रही है ऑल, ठीक है, तो ऑल के बाद प्रोनाउन या तो हु यूज कर सकते हैं या दैट यूज कर सकते हैं। हु या दैट, हम कहते हैं ना ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, या ऑल हु आर इंटरेस्टेड इन कंपटीशन प्लीज गिव मी हिज नेम, प्लीज वो अपना नाम मुझे देना, ठीक है। तो ऑल के बाद में हु आ सकता है या दैट आ सकता है, ठीक है। और अब कई बार लोग क्या करते हैं कि उसकी जगह पर मतलब या तो विच या तो हुज लिख लेते हैं या विच लिख लेते हैं, जो कि गलत है। आएगा क्या, ऑल के बाद में या तो हु आएगा या दैट आएगा। यदि वाक्य की शुरुआत ही ऑल से हो रही है और उसके बाद अगर मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो या तो हु यूज करेंगे या दैट यूज करेंगे, ठीक है। एक नियम ये ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि यदि मान लो कि अनकाउंटेबल नाउन आ गया,
ठीक है, मैंने लिखा ऑल द मनी, तो उसके बाद मैं कौन सा प्रोनाउन यूज करूंगा, दैट। ठीक है, और यदि हम किसी मतलब क्या कहते हैं, हाँ, और यदि हम बात सजीव की कर रहे, व्यक्ति की कर रहे, तो हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और एक ये भी होता है कि मतलब यदि कहीं पर लिखा द सेम लिख लिया और उसके बाद लिख लिया नाउन, तो आगे जो प्रोनाउन होगा वो होगा दैट। जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, दिस इज द सेम बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यानी कि यही वो सेम बुक है, वही किताब है जिसको मैं तलाश कर रहा हूं या जिसको मैं खोज रहा था, ढूंढ रहा था। ठीक है, तो मैंने 4-5 नियम समझाए। एक तो ये कि ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। दूसरा ये कि यदि सब्जेक्ट एक व्यक्ति है और दूसरा जानवर है, तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज होगा, दैट। दूसरा ये कि यदि सुपरलेटिव डिग्री है तो उससे पहले तो द आता है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन जिसके पीछे द आ रहा है, जिसके आगे द आ रहा है, उसके लिए आगे अगर मान लो प्रोनाउन यूज करना है उस सुपरलेटिव डिग्री के लिए, तो हम क्या यूज करेंगे, दैट। एक और ही चीज कि ऑल के बाद में डायरेक्टली बिना कोई वर्ड डाले सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन यूज करना है, तो हु या दैट, इन दोनों में से ही कोई प्रोनाउन यूज किया जाएगा। और यदि मान लो कि कोई अनकाउंटेबल नाउन भी लिखना है, ठीक है, अगर ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन लिखा, तब तो कंफर्म ही उसके बाद में दैट ही प्रोनाउन यूज होगा। एक ये भी हमने नियम पढ़ा कि यदि मान लो लिखा हुआ है द सेम और उसके बाद लिखा हुआ है नाउन, तो उस द सेम और नाउन वाक्य में लिखा है और उसके बाद वापस उस नाउन के लिए प्रोनाउन यूज करना है, तो हम यूज करेंगे दैट। जैसे कि दिस इज द सेम बुक दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, यानी कि यही वो किताब है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ या जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ या जिसकी मैं तलाश में हूँ। ठीक है, तो ये 4-5 नियम हैं जो मैंने आपको समझाए, और ठीक है, तो अब इन नियमों को मैं वीडियो को पॉज करके उतार देता हूँ ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो यही नियम है और इसको मैं उतार देता हूँ। तो जो अभी मैंने 5 नियम आपको पढ़ाए थे, ठीक है, उन नियमों को मैंने व्यवस्थित ढंग से उतार लिया है और एग्जांपल्स भी एक दो लिख लिए। जैसे कि देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जोड़ते हैं सेंटेंस को। ठीक है, तो वे प्रोनाउन जो जोड़ने का कार्य करती है उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु, दैट, हु, व्हाट, दैट, विच, वाई, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वाक्य लिखा, आई मेट कविता हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी कि मैं कविता से मिला जो स्कूल से लौट रही थी। ठीक है, अब एक नियम मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि एंड से जुड़कर 2 नाउन सब्जेक्ट बना रहे हो और उनमें से एक मनुष्य तथा दूसरा जानवर या वस्तु हो, तो उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग किया जाता है। ये नियम भी मैंने पढ़ाया था। चलो, तो इसका देखो एग्जाम्पल, द मैन एंड हिज डॉग, तो एक मनुष्य है और एक जानवर है। दैट आई सॉ यस्टरडे, यानी कि आदमी और उसका कुत्ता जिसको मैंने कल देखा था, हैव बीन किडनैप्ड, यानी कि उन्हें किडनैप किया जा चुका है। एक मैंने ये भी नियम बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो द और बाद में दैट का प्रयोग होता है। कैसे, मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। अब लेबोरियस मैन का मतलब होता है, जैसे कि लेबर होते हैं, लेबर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, तो लेबोरियस से ही लेबर बनना है, तो लेबोरियस यानी कि मेहनती। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये द मोस्ट लेबोरियस है, तो इससे पहले द लगा है और बाद में दैट लग गया, तो मिस्टर शर्मा इज द मोस्ट लेबोरियस मैन दैट आई हैव
एवर सीन, यानी कि मिस्टर जो शर्मा है वो सबसे ज़्यादा मेहनती व्यक्ति है आज तक मैंने जिनको भी देखा। यदि ऑल का प्रयोग व्यक्ति के लिए हो तो उसके बाद हु या दैट का प्रयोग होगा, न कि whom और which का। कैसे, ये देखो, ऑल उसके बाद हु या दैट कुछ भी लिख सकते हैं। ऑल हु दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, यानी कि जो भी इस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड है, कैन स्टार्ट नाउ, यानी कि वो अब शुरू कर सकते हैं। अब देखो, मैंने ये भी बताया था कि यदि ऑल का प्रयोग वस्तु के लिए हो तो उसके बाद दैट का प्रयोग होगा, न कि विच का। जैसे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर जो कोई पीला दिखता है वो सोना नहीं होता। ठीक है। और ये भी देखो, मैंने ये भी बताया था कि यदि ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो भी उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कि ऑल द मनी दैट आई गेव हिम, यानी कि जो भी पैसे मैंने उसको दिए, हैज़ बिन स्पेंड, यानी कि वो खर्च हो चुके हैं। ठीक है, खर्च हो चुके हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि वर्ब के स्पष्ट रहने पर, यानी कि जब वाक्य के अंदर वर्ब एकदम क्लियरली लिखी गई है, ठीक है, तो वर्ब के स्पष्ट रहने पर द सेम प्लस अगर कोई नाउन लिखा हुआ है तो उसके बाद दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस इज द सेम वॉच, यानी कि ये वही वॉच है, द सेम वॉच, दैट तो लिखा ही नहीं, दैट आई लॉस्ट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खो दिया। ठीक है। दिस इज द सेम मैन, दिस इज द सेम मैन, यानी कि ये वही आदमी है, दैट डिसीव्ड मी, डिसीव्ड का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है। दिस इज द सेम मैन, यानी कि ये वही आदमी है, दैट डिसीव्ड मी, जिसने मुझको धोखा दिया। अब देखो, दिस इज द सेम बुक, यानी कि ये वही किताब है, दैट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, जिसको मैं तलाश रहा हूं या जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है। तो ये जो भी मैंने 5 नियम आपको बताए थे, ठीक है, उन 5 नियमों को मैंने यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से लिख लिया है, ताकि आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है। तो ये 5 नियम आप लिख लेना। इसी तरह देखो, इसके आगे के मैं नियम पढ़ाता हूँ कि यदि कुछ कुछ वर्ड होते हैं, जैसे कि है एवरीथिंग है, नथिंग है, एनी है, ऑल है, द लिटिल है, द फ्यू है, मैनी है, मच है, द सेम है, ऐसे बहुत सारे मतलब कुछ वर्ड्स है, ठीक है, जो अपने साथ में हमेशा ही दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सॉरी, वो किसी का कॉल आ गया था तो मुझे बीच में जाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि कुछ वर्ड्स थे जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, द सेम वगैरह, ठीक है, द लिटिल, अ फ्यू वगैरह, बहुत सारे ऐसे कोई वर्ड है। ठीक है। और वो वर्ड जो है हमेशा अपने बाद में दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वो वर्ड्स मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है। तो चलो मैं साइड में हो जाता हूँ, किसी ने नहीं उतारा है तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, उतार लो इसको वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पर मैंने वो वर्ड लिखे हैं जो वर्ड अपने बाद में हमेशा दैट का प्रयोग करते हैं। कैसे, कौन कौन से वो? एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल के बाद में दैट का प्रयोग होता है। कैसे, जैसे कि देखो, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड, मेरे पिताजी ने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ठीक है। तो वहाँ पर एवरीथिंग के बाद में क्या आया? दैट। इसी तरह दिस इज़ द ओनली पेन, यानी कि यही वो एकमात्र पेन है, दैट आई बॉट यस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। ठीक है। माई वाइफ स्पेंड द लिटिल मनी, ठीक है, दैट आई गेव हर, यानी कि मैंने मेरी वाइफ को जो थोड़े बहुत पैसे दिए थे वो उसने खर्च कर दिए। तो द लिटिल मनी के बाद में क्या आया? दैट। ठीक है। नाउन तो बीच में आएगा ही आएगा, कभी कभार नहीं आए, बाकी जब ज़्यादातर नाउन तो आएगा ही।
आहा। अब देखो, ये मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, इसको आप ट्राई करो रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ने की, ठीक है। चलो मैं साइड में हो गया, आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज कीजिए और आपने क्या बनाए वो मुझे बताइए, ठीक है। चलो मैं साइड में हो जाता हूँ। देखो अब मैं करता हूँ, फिर क्रॉस चेक करना। आई मेट हरी, हरी हैज जस्ट रिटर्न, तो मैं इसको लिखूंगा आई मेट हरी हु हैज रिटर्न, ठीक है। यानी कि मैं हरी से मिला जो कि जस्ट अभी अभी रिटर्न हुआ है, ठीक है। आई हैव फाउंड द पेन आई हैड लॉस्ट द पेन, यानी कि मैंने ये पेन खो दिया था और ये पेन मुझे मिल गया है, तो मैं ये लिखूंगा आई हैव फाउंड द पेन विच आई हैड लॉस्ट, ठीक है, जिसको मैंने खो दिया था। अब हेयर इज द बुक, यानी कि यहाँ पर ये वो बुक है, यू लेंट मी द बुक, जिसको तुमने मुझे उधार दिया था। तो यहाँ पर ऐसे होगा हेयर इज द बुक दैट यू लेंट मी, ठीक है, जिसको तुमने मुझे उधार दिया था। तो ऐसे मतलब ये क्या है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। और ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करके हम वाक्यों को, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जो हु होता है, हु का प्रयोग कहां पर होता है, सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, ठीक है। कि मतलब यहां पर हरी था, हरी, तो हरी सब्जेक्ट की जगह था, तो इसको हमने हु से जोड़ा। इसी तरह कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, और ऑब्जेक्ट में अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको हुम या हु से जोड़ते हैं, ठीक है। मतलब नॉमिनेटिव केस की जगह आ जाए तो उसको प्रोनाउन में हु करके लिख लेते हैं, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन में। यदि ऑब्जेक्टिव केस आ जाए तो हम हुम या हु का प्रयोग कर लेते हैं। और यदि मान लो किसी का कोई रिलेशन बताना हो, ठीक है, तब हम हुज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं हुज को, जिसको बोलते हैं जेनेटाइन, जेनिटाइन, ठीक है, सॉरी जेनेटिव, हाँ जेनेटिव, जेनेटिव बोलते हैं, जेनेटाइन नहीं बोलते हैं। तो वो भी अलग अलग है कि यदि मान लो जो करता है, जिस सब्जेक्ट को हम, जिस व्यक्ति को, वाक्य में व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और उस व्यक्ति को हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग करके हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और यदि वो सब्जेक्ट की जगह पर होगा तब तो हम उसको हु लिखेंगे और रिलेटिव प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जगह होगा तो हुम या हु करेंगे, ठीक है। या फिर जेनेटिव होगा तो हुज करेंगे, कोई रिलेशन बताने के लिए जेनेटिव का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम हुज का प्रयोग करेंगे। और ये ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जब हम मतलब सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो वहाँ पर जेनेटाइन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर रिलेशन बताते हैं कि उसके साथ ऐसा किया गया या उसका ये हुआ गया, तो वो रिलेशन होता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस में होगा तो वो व्यक्ति हु से रिलेटिव प्रोनाउन आएगा उसकी जगह, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो हुम या हु में से कोई एक आएगा, और अगर जेनिटिव होगा तो हुज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये कैसे हु काम करता है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं पहले साइड में हो जाता हूँ, आप ये जो इतना है वो बोर्ड के ऊपर का वो लिख लीजिए। तो ये देखो, ये एक नियम था, मैंने आपको बताया था कि हु जो होता है वो किसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन काम में आता है, इंसान के लिए, ठीक है। मनुष्य के लिए हु का प्रयोग होता है, निर्जीव वस्तु के लिए हु का प्रयोग नहीं होता। लेकिन देखो हु है वो किसके लिए काम में आ रहा है,
जिस सब्जेक्ट में के लिए काम में आ रहा है, क्या वो नॉमिनेटिव केस है, मतलब सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, या ऑब्जेक्टिव केस है उसके लिए आ रहा है, या कोई रिलेशन बताने वाले उसके लिए आ रहा है। तो देखो यदि नॉमिनेटिव है, ठीक है, नॉमिनेटिव को हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, ठीक है, और यदि नॉमिनेटिव की जगह पर रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो लिखेंगे हु। यदि एक्यूजेटिव को जिसको बोलते हैं कर्म कारक, और इसको ही आप समझ लो कि ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है, इसको इंग्लिश में एक्यूजेटिव लिखता है, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया था, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक, ऐसे बोलते हैं ना, कर्ता क्रिया और कर्म, तो कर्ता यानी सब्जेक्ट, कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर यदि हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे तो यूज करेंगे whom और who, ठीक है। और संबंध कारक यानी कि उसका रिलेशन बताने के लिए अगर हम करेंगे तब हम जेनेटाइव यानी कि संबंध कारक के लिए क्या यूज करेंगे, whose, ठीक है। तो who के 3 फॉर्म हो गए, नॉमिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे तो who, जेनेटाइव के लिए यूज करेंगे तो whose, और ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव के लिए करेंगे तो whom या who का प्रयोग करेंगे। कैसे, देखो, अब सिंगुलर हो या प्लूरल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दर्शाने के लिए मैंने 3 वाक्य प्लूरल के लिखे और 3 लिखे सिंगुलर के। अब देखो, दिस इज द बॉय या और गर्ल, कुछ भी हो सकता है, मैंने कोष्टक में लिखा और गर्ल, ठीक है। दिस इज द बॉय या और गर्ल हु वर्क्स हार्ड, यानी कि यही वो लड़का है जो हार्ड वर्क करता है। तो ये लड़का है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि कठिन मेहनत करता है। अगर मान लो इस लड़की की जगह नाम होता तो वो की जगह वो व्यक्ति का नाम आता है, ठीक है। एंड या फिर ऐसे मतलब दिस इज रमेश हु वर्क्स हार्ड, यानी कि यह रमेश है जो कठिन परिश्रम करता है। तो कठिन परिश्रम करता है, ऐसे अगर वाक्य लिखेंगे कि रमेश कठिन परिश्रम करता है तो रमेश कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट की जगह ही तो आएगा, ठीक है, यानी नॉमिनेटिव केस आएगा। तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है बॉय, तो यहाँ पर हु की जगह हु क्या आया, यहाँ पर आया हु। अब देखो, दिस इज द बॉय और गर्ल हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, यानी कि ये वो लड़का है जिसकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हुज क्यों आया, क्योंकि आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ये पैसिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में इसलिए लिखा गया है कि ये रिलेशन बता रहा है कि ये वो लड़का है जिसकी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से की जाती है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से की जाती है, किसकी की जाती है, तो इस बॉय या इस गर्ल की। तो ये रिलेशन बताना है, इसे संबंध कारक, इसको जेनेटाइव बोलते हैं, ठीक है। और दिस इज द बॉय और गर्ल, यानी यही वो लड़का या लड़की है whom all praise, जिसकी सब लोग तुलना करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं किसकी तुलना करता हूं, इसकी, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस ही तो है, सब लोग इसकी तुलना करते हैं या मैं इसकी तुलना करता हूं, तो ये इसकी तो तुलना करते हैं हम, मतलब तुलना क्या, प्रशंसा, हाँ, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं या सब लोग भी इसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर आता है तो उसको कर्म कारक बोलते हैं, कर्म कारक या एक्यूजेटिव बोलते हैं, जिसको ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको बताया था समझाने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो ये यूज हो रहा है, दिस इज द बॉय whom या who all praise, तो ये क्या है, ये बॉय ये और ये गर्ल है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। क्यों, क्योंकि ये अगर बॉय या गर्ल लिखा जाता तो यहाँ पर लिखा जाता आई प्रेज बॉय, आई प्रेज द गर्ल, ठीक है। तो ये बॉय या गर्ल यहाँ पर कहाँ पर आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं, और इसको बोलते हैं एक्यूजेटिव केस, इसलिए हु का क्या आया, whom या who में से कोई भी उपयोग कर सकते, तो मैंने यहाँ पर whom या who कोई भी लिख दिया है, ठीक है। तो हमें हर जगह हु का प्रयोग नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति दिखा नहीं और हु यहाँ पर भी हु, यहाँ पर भी हु, यहाँ पर भी हु, ऐसे नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि जिसके लिए हम हु का प्रयोग कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर वो कौन सा केस है। यदि वो नॉमिनेटिव केस है तब तो हु लिखोगे तो सही चला जाएगा, सही है। यदि वो ऑब्जेक्टिव केस है तो हमें हुम या हु कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि वो जेनेटिव है, संबंध बता रहा है, तो हमें हुज लिखना पड़ेगा, वहां हु से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने दिस इज लिखा, ठीक है, और यहाँ पर बॉय गर्ल लिखा। यहाँ पर मैंने दीज आर बॉयज गर्ल बहुवचन लिखा।
ये दिखाने के लिए कि सिंगुलर और प्लूरल से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि ये वाक्य था दिस इज द बॉय और गर्ल हु वर्क्स हार्ड, इसकी जगह मैंने लिखा दीज आर दी बॉयज और गर्ल हु वर्कड हार्ड। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ा, बॉयज बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, यानी कि इसको सिंगुलर से प्लूरल किया तो क्या हु से हुज हो गया, क्या नहीं हुआ ना। तो बस यही बताना चाहता हूँ, इस वाक्य और इस वाक्य को लिखने के पीछे मेरा मतलब यही था कि जब हु है, हु जब लिख रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग कर रहे हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसलिए मैंने यहाँ पर भी लिखा था और समझाने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी लिख लिए। तो इन तीनों एग्जाम्पल्स को यहाँ पर बॉयज गर्ल्स बॉयज गर्ल बॉयज गर्ल्स करके यहाँ पर भी लिख दिया, फिर भी रिलेटिव प्रोनाउन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, जो केस था उस हिसाब से यूज हुआ। नॉमिनेटिव केस था तो हु यूज हुआ, जेनेटिव केस था तो हुज यूज हुआ, और एक्यूजेटिव केस था तो हु या हु यूज हुआ। ठीक है, तो ये तीनों ही मैं बताना चाहता था कि जब आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग करते हैं तो संबंध कारक यानी कि जेनिटाइन, संबंध कारक मतलब रिलेशन बताने के लिए, और कर्म कारक यानी एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव जिसको शॉर्टकट भाषा में मैं समझाऊं तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो अगर हम हु का जब नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव के तौर पर अगर रिलेशन बताए, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर तो हु का तो हु ही लिखते हैं, लेकिन जब हम जेनेटिव और एक्यूजेटिव लिखते हैं तो हु नहीं लिख करके हुज और हुम भी लिख लेते हैं, तो वो थोड़े अलग होते हैं। इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप उतार लेना और देखो, जैसे कि व्हाट जो होता है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, यानी कि जो एक वचन है उसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग व्हाट के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये भले ही कर्ता कारक लिखो या कर्म कारक लिखो, ये यहाँ पर भी व्हाट ही आएगा और यहाँ पर भी व्हाट ही आएगा। इसका हु की जगह ऐसे नहीं कि यहाँ पर तो हु है और यहाँ पर हुम है। ठीक है, अब सब्जेक्ट की जगह रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट लिखोगे या ऑब्जेक्ट की जगह रिलेटिव प्रोनाउन भी लिखोगे तो भी व्हाट ही लिखा जाएगा। ठीक है, कोई अलग नहीं होगा। जैसे कि देखो, इसलिए मैंने लिखा है कि कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव और कर्म कारक यानी कि एक्यूजेटिव। ठीक है, दोनों रूप में एक रूप ही रहता है, दोनों में एक ही रूप रहता है, यानी कि व्हाट का व्हाट ही रहता है। जैसे कि What has happened is not clear, यानी कि जो कुछ भी हुआ वो क्लियर नहीं है। तो ये क्या है, ये जो what है, ठीक है, तो what यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ I say what I mean, मैंने कहा जो, एक मिनट घंटी बज रही है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ। तो देखो कि यहाँ पर व्हाट है वो सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है, सब्जेक्ट का रिलेटिव प्रोनाउन है। आई से व्हाट आई मीन, तो यहाँ पर से वर्ब है और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पर व्हाट का प्रयोग हुआ है। ही फेल्ड इन व्हाट ही अटेम्प्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट, यहाँ पर वापस ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, क्योंकि वर्ब के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो व्हाट का प्रयोग सब्जेक्ट की जगह करो या ऑब्जेक्ट की जगह करो, मतलब आप नॉमिनेटिव केस में भी रिलेटिव प्रोनाउन में व्हाट का प्रयोग कर सकते हो और एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में भी आप व्हाट का प्रयोग कर सकते हो। तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, हु की जगह। ऐसे नहीं कि यहाँ पर तो हु हो गया, यहाँ पर हुम हो गया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो यही मैं समझाना चाहता था। चलो मैं साइड में हो गया, आप इसको एक बार उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, अगर समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय जरूर देना। ठीक है, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, तो और लोगों को भी इस चैनल के बारे में बताओ, ताकि वो भी बहुत ही डिटेल से, क्योंकि इतना डिटेल से यूट्यूब पे किसी ने नहीं पढ़ाया। मैं भी खुद जब मुझे भी इंग्लिश पढ़ने की जब ज़रूरत थी तो मैंने यूट्यूब बहुत छान मारा, लेकिन किसी ने इंग्लिश कंप्लीट नहीं पढ़ाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसको इंग्लिश आती है, पढ़ानी आती है या अच्छे तरीके से आती है कंप्लीट, वो कभी यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाता। ठीक है, वो सीधा कोचिंग सेंटरों में जाते हैं या ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर नहीं आते। और मुझे कोई टीचर बनना है नहीं, तो मैंने सोचा था कि एक बार पढ़ाऊँगा। ठीक है, और यही टाइम मिला, तो लॉकडाउन में घर पर बैठा था, तो ये इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट कर ली। ठीक है, तो अब वैसे भी लॉकडाउन खुलेगा तो मैं तो वापस चला जाऊँगा हॉस्टल। तो जब इतनी मेहनत करके मैं पढ़ा रहा हूँ, तो फिर इस वीडियो को शेयर तो करो, ताकि लोगों को सही कंटेंट तो मिले। ठीक है, वो उधर उधर भटक रहे हैं, तो जितने लोगों को आप ज़्यादा शेयर करोगे, तो जब लोग सर्च करेंगे इंग्लिश को, मान लो जैसे कि टेंस सर्च करेंगे, ठीक है, यूट्यूब पर, तो यदि
मेरे वीडियो को आपने ज़्यादा शेयर किया होगा, लाइक किया हुआ होगा, व्यू किया हुआ होगा, कमेंट किया हुआ होगा, तो उन्हें मेरा वीडियो जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप शेयर करते रहना। ठीक है, तो यही आपसे उम्मीद है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, कुछ आगे के रिलेटिव प्रोनाउंस है वो हमने अगले वीडियो में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम। ओके बाय, टेक केयर।